मूवीज एक्सप्लेन विद गुरमीत में आपका स्वागत है। आज मैं क्लैश ऑफ द टाइटन नामक एक एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। और हाँ, स्पॉयलर्स हैं आगे, कृपया ध्यान दें। बहुत समय पहले टाइटन्स पृथ्वी पर राज करते थे, जहाँ पर मनुष्य और देवता रहते थे। हालांकि शक्तिशाली होने के बावजूद उनके अपने पुत्रों पोसाइडन, ज़्यूस और हेडिस द्वारा उनका शासन समाप्त कर दिया गया था। ज़्यूस ने हेडिस को एक शैतान बनाने के लिए कहा जो उनके पेरेंट्स को खत्म कर सके। हेडिस ने एक शक्तिशाली बेस्ट को जन्म दिया जिसे उसने अपने मां से बनाया था, जिसका नाम क्रैकन था। इस सब के बाद ज़्यूस स्वर्ग का राजा बन गया और पोसाइडन समुद्र का राजा बन गया। दुर्भाग्य से ज़्यूस के कारण हेडिस को पाताल लोक का राजा बनना पड़ा था। फिर ज़्यूस ने इंसान बनाया और उसे काम दिया प्रार्थना करने का, देवताओं के लिए, देवताओं की अमरता के लिए। मानव जल्द ही बेचैन हो गए और सवाल करने लगे देवताओं से, और अंत में उनके खिलाफ उनके सामने खड़े हो गए। इसी दौरान कहीं दूर समुद्र के बीचों बीच एक मछुआरे स्पाइरस को समुद्र में बहते हुए एक कॉफिन मिलता है। वो उस कॉफिन को अपनी नाव पर ले आता है और उसे खोलने पर उसे एक बच्चा मिलता है, पर दुर्भाग्य से उसकी मां पहले ही मर चुकी थी। सो अब मछुआरा डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को खुद पालेगा। और दूसरी तरफ दूर कहीं से उस बच्चे की गार्डियन आयो उसे देख रही थी और उसने उसका नाम परसियस रखा। 12 साल बाद परसियस नौजवान हो गया और अपने परिवार की पूरी तरह से मदद करने लगा, जैसे मछलियां पकड़ने में। दुर्भाग्य से उनका काम सही नहीं चल रहा था। स्पाइरस हेल्प नहीं कर सकता था, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। उसी रात परसियस बेचैन हो गया क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि तूफान किस तरह उसे उनके पास लेकर आया था। स्पाइरस जानता था कि परसियस के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं अपनी पहचान को लेकर, पर परसियस ने पहले ही बता दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है। अगले दिन परसियस और उसका परिवार एक जगह जा रहे थे जहां पर अर्गोस के सैनिक ज़्यूस के स्टैच्यू को तोड़ रहे थे। इसी कारण हेडिस ने अपने क्रीचर्स को आदेश दिया कि वो उन सैनिकों को खत्म करते, और उसके बाद उसने अपने आप को सबके सामने प्रकट कर दिया और स्पाइरस की बोट को भी तबाह कर दिया। परसियस की लाख कोशिश के बाद भी वो अपने परिवार को नहीं बचा सका। इसी दौरान ओलंपस में देवता आर्गुमेंट कर रहे थे कि कैसे वो उन मानवों से डील करें। ज़्यूस बेहद गुस्से में था क्योंकि मनुष्य देवताओं को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे थे। ज़्यूस युद्ध विराम की पेशकश से इनकार करते हैं। हेडिस बताता है कि ज़्यूस के प्यार के कारण ही मनुष्य मजबूत हो रहा है। उसी समय हेडिस ने मनुष्यों को सजा देने के बारे में कहा कि मनुष्य सजा का हकदार है क्योंकि वह अब उनके लिए एक खतरा है, और शुरू में ना चाहने के बावजूद ज़्यूस अपने भाई को वह करने की अनुमति देता है जो वो चाहता है। और दूसरी तरफ बचे हुए अर्गोस के सैनिक परसियस को अपने साथ अपने शहर ले आते हैं। वहां पर परसियस देखता है राजा कैफियोस और रानी कैसियोपिया को, जो देवताओं की निंदा करते हैं और उनके सामने प्रार्थना करने से मना करते हैं। जो भी हो, लेकिन उनकी संतान राजकुमारी एंड्रोमेडा अपने माता पिता से बिल्कुल अलग थी, जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करती है, सुख और शांति मांगती है। दुर्भाग्यवश रानी कैसियोपिया देवताओं से डरती नहीं थी और अपनी संतान एंड्रोमेडा को एफ्रोदित से ज्यादा सुंदर बताती है और खुद को देवताओं से कंपेयर करती है। पर तभी वहां पाताल का राजा हेडिस आ जाता है और वो बेहद नाराज था, इसलिए वो वहां आकर कहर ढाता है। इस सब के दौरान हेडिस बड़ा हैरान था कि परसियस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए परसियस कोशिश करता है नर्क के देवता को हराने की, पर वो उनके सामने टिक नहीं पाता। फिर भी परसियस दोबारा हेडिस पर हमला करता है, पर इस बार आयो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें इसका दोबारा मौका मिलेगा किसी और दिन। फिर हेडिस रानी कैसियोपिया को मौत के घाट उतार देता है और सभी को बताता है कि वह 10 दिनों में क्रैकन को छोड़ देगा। हेडिस कहता है इस राजकुमारी एंड्रोमेडा का बलिदान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि दुर्भाग्य को रोक सकता है, अन्यथा क्रैकन सब कुछ नष्ट कर देगा। अनजाने से जब हेडिस जा रहा था तब परसियस को पता चलता है कि वो ज़्यूस का बेटा है। इसी दौरान हर्मेस एक देवता ज़्यूस को बताता है कि अर्गोस में एक अर्थ देवता है। हर्मेस ज़्यूस को बताता है कि परसियस ही उसका पुत्र है और उसे पवित्र स्थान देने का विचार करते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवता इससे इनकार कर देते हैं। इधर अर्गोस में
ड्रैको और उसके सैनिक परसियस को जबरदस्ती पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, और राजा कैफियस उसे कहते हैं बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो ज़्यूस का बेटा है। पर परसियस बताता है कि वो एक साधारण इंसान है। राजा अपनी बच्ची का बलिदान देने से मना कर देते हैं, इसलिए ड्रैको उन्हें सलाह देता है कि राजकुमारी को शहर से बाहर ले जाया जाए। इसी बीच परसियस कहता है कि हेडिस से कहीं पर भी बचा नहीं जा सकता है। कुछ देर बाद आयो परसियस के पास आती है और उसे बताती है कि वो उसके परिवार के पास ले जाएगी। परसियस ने उसे पूछा क्या वो कोई देवी है। तब आयो ने उसे बताया कि वो देवी नहीं है, वो श्रापित है, उसकी उम्र नहीं बढ़ती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने किसी देवता के आशीर्वाद को मना कर दिया था। इसी समय के दौरान परसियस आयो से पूछता है कि क्या वो सच में ज़्यूस का बेटा है। आयो उसे उसके जन्म की कहानी सुनाती है। बहुत साल पहले देवताओं की क्रूरता से नाराज होने के बाद राजा एक्रीसियस ने ओलंपस पर घेराबंदी का नेतृत्व किया, और देवता एक्रीसियस और उसकी सेना को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन ज़्यूस की अन्य योजनाएं थी। एक्रीसियस के रूप में राजा की वाइफ को मिला और उसके साथ सो गया। एक्रीसियस ने तब अपनी पत्नी को और उसके नवजात बेटे को मारने का आदेश दिया, जिससे ज़्यूस क्रोधित हो गया और उसने राजा को बिजली से मारा। तब से आयो ने परसियस पर नजर रखी है। वह कहती है कि वह क्रैकन को मारने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन केवल एक चीज जिसके बारे में परसियस को सोचना चाहिए, और वो है जैसे ही क्रैकन खत्म हो जाएगा तो हेडिस कमजोर पड़ जाएगा और एक भरपूर प्रहार करने से वो खत्म हो सकता है। कुछ समय बाद परसियस तैयारी करने लगता है ड्रैको और अन्य सैनिकों के साथ जाने की। वो स्टाइजियन विचेस के पास जा रहे थे, जो उन्हें बता सकती हैं कि कैसे क्रैकन को मारा जा सकता है। और उसके बाद उनके साथ दो भाई शामिल हो जाते हैं। एक का नाम ओजाल और दूसरे का नाम कुकुक था, जो मॉन्स्टर हंटर्स थे। इसी दौरान प्रोकोपियन भीड़ में खड़ा होता है, चुपचाप सोचते हुए कि क्या होगा उनके शहर का। और दूसरी तरफ हेडिस एक्रीसियस के पास आता है, जो उसे कैलिबोस के नाम से बुलाता है। हेडिस उसे बताता है कि ज़्यूस और उसकी पत्नी का बेटा बच गया है। हेडिस बताता है कि राजा ने बिना किसी गलती के उसकी पत्नी को मार डाला, लेकिन ज़्यूस को यह नहीं पता कि हेडिस भी अब ताकतवर हो रहा है। जब तक कि वो उसकी पूरी शक्ति ना खींच ले, तब तक कैलिबोस उसका एक हथियार बनकर रहेगा। हेडिस उसको ताकत देता है, जिससे उसका शरीर बदल जाता है और उसे हुक्म देता है कि परसियस को खत्म कर दो, और बदले में कैलिबोस से वादा करता है कि वो ज़्यूस को खत्म कर देगा उसके लिए। इसी दौरान परसियस का ग्रुप जंगल में कुछ समय के लिए आराम करने लगता है। तब ड्रैको परसियस को तलवार पकड़ना और चलाना सिखाता है और उसके साथ कुछ मजाक करता है। तो परसियस उन्हें दिखाता है कि वो यूजलेस नहीं है जैसा वो सोचते हैं। ड्रैको परसियस को बताता है कि तुम्हें देवताओं को साथ में लेकर चलना होगा। इसके कुछ समय बाद परसियस को झाड़ियों में एक तलवार मिलती है। ड्रैको बताता है कि यह देवताओं का आशीर्वाद है, इसे एक्सेप्ट करो। परसियस बताता है कि वो अपने मिशन को एक आम इंसान की तरह ही पास करेगा। वो उस तलवार को ड्रैको को दे देता है और वहां से चला जाता है। ड्रैको अपने आदमियों को कहता है कि परसियस नादानी में यह बात कर रहा है। वो तलवार को अपने पास रखता है। इधर परसियस हैरान हो रहा था कि एक बहुत ही सुंदर पंखों वाला घोड़ा पेगासस उसके पास आता है। आयो बताती है कि ये बहुत ही उम्दा जीव होते हैं जिन पर आज तक किसी ने सवारी नहीं की है। ये देवताओं की तरफ से एक जीत का संदेश है। इधर सैनिक परसियस को खोज रहे होते हैं कि तभी कैलिबस उन पर हमला कर देता है और उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। जब परसियस आता है तो वह उन्हें मारना रोक देता है और परसियस से लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई के दौरान ही कैलिबस परसियस की बाजू पर पूरी तरह से काट लेता है। कैलिबस बड़ी आसानी से सैनिकों को खत्म कर रहा होता है। फिर ड्रैको उसके एक बाजू को काट देता है। अब कैलिबस को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि अब वो सारे सैनिक एक साथ जुटकर कैलिबस का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन परसियस उसे भागने नहीं देना चाहता था। परसियस उसका पीछा करता है। जैसे ही परसियस कैलिबस के पीछे भागता है, वैसे ही दूसरे सैनिक भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और वो सब अनजान थे कैलिबस के काटे हुए हाथ से, जो अपने आप एक बिच्छू में बदल रहा था। तब दोनों भाइयों ने आखिरकार कैलिबस को पकड़ लिया था और उसे मारने लगे।
लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि इस बिगड़े चेहरे वाले इंसान के खून के धरती पर गिरने से बिच्छू पैदा हो रहे हैं। जल्दी ही उसके बाद सारे सैनिक लड़ रहे थे विशाल बिच्छुओं से। कुछ तो उनसे लड़कर मारे जा चुके थे और पर्सियस को एक बिच्छू पिलर से पकड़कर अपना डंक मारने वाला होता है। तभी आयो उसे बचा लेती है और आयो के पीछे वो विशाल बिच्छू पड़ जाता है। ड्रैकन और पर्सियस आखिरकार दो बिच्छुओं को खत्म कर देते हैं, पर उनका बुरा समय अभी टला नहीं था। तभी वहां पर बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं उन सभी को मारने के लिए। तभी अचानक वहां पर रेगिस्तान में रहने वाले जिन्नों का समूह वहां पर आ जाता है और उन विशाल बिच्छुओं को अपनी शक्ति से पैरालाइज कर देता है। पर्सियस उनके बारे में पूछता है कि वो कौन है और सोलन उन्हें बताता है कि वो आधे इंसान हैं। उनकी मदद करने के लिए पर्सियस उनका धन्यवाद करने जाता है, पर वो उन तक पहुंच नहीं पाता और रास्ते में ही कैलिबस के जहर से बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। ड्रैको पर्सियस को ताकत के लिए ज़्यूस को प्रार्थना करने के लिए बोलता है, पर पर्सियस रिफ्यूज कर देता है कि वो प्रार्थना नहीं करेगा। दूसरी तरफ एंड्रोमेडा पूरी कोशिश करती है लोगों की सहायता करने की। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर प्रोकोपियन सबको बता रहा था कि हम सबको अपने दिल को हेडिस को सौंप देना चाहिए। प्रोकोपियन कहता है कि हम लोगों को राजकुमारी एंड्रोमेडा का सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा शहर बच नहीं सकता। इसी सब के चलते हुए वो अपना हाथ चला लेता है और वो लॉयल है हेडिस के प्रति, ये बताता है। इस बीच ड्रैको और अन्य सैनिकों ने अपने साथियों को आराम करने के लिए लेटा दिया। दूसरी ओर सोलन यूसेबियोस को समझाता है कि ये जिन हैं। युद्ध में घायल होने पर उनके अंगों को चारवुड और काले जादू से बदल दिया जाता है। सोलन यह भी कहता है कि उन्हें कोई दर्द नहीं होता और वो सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि उसे उन पर भरोसा नहीं है। कुछ समय बाद जिन्नों का लीडर पर्सियस के जख्म पर काला जादू कर रहा होता है और यह देख ड्रैको और सोलन जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर आयो ये बताती है कि वो पर्सियस की मदद कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वही उन्हें देवताओं से मुक्त कर सकता है। इसी दौरान पर्सियस बाहर आता है अपने टेंट से और उसका बाजू अब ठीक था और अब सब जानते हैं कि जिन भी उनके साथ काम कर सकते हैं। कुछ देर बाद ड्रैको पर्सियस के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जिद की तुम ज़्यूस की दी हुई तलवार का इस्तेमाल नहीं करोगे के कारण मेरे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। पर पर्सियस बिल्कुल ना कर देता है और वो कहता है कि मैं एक आम आदमी ही हूँ। तब ड्रैको उसे याद कराता है कि वो एक आम आदमी नहीं है और उस तलवार को अपने पास रखो जब तक कि तुम डिसाइड ना कर लो कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है। फिर जिन्होंने बिच्छुओं को कंट्रोल कर लिया सवारी के लिए, जिसके इस्तेमाल करके वो उस विशाल रेगिस्तान को पार कर लेते हैं। इसके कुछ दिनों बाद पर्सियस का ग्रुप आखिरकार स्टीजिया के बाग में पहुंच जाता है जहां पर क्रैकन ने टाइटन्स को हराया था। पर्सियस बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए तुरंत पूछ लेता है उन विच से कि क्रैकन को कैसे हराया जा सकता है, और वो बताती हैं कि बिना किसी भुगतान के वो किसी के सवालों का जवाब नहीं देंगे और इसी के साथ वो सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर्सियस उनकी आंख ले लेता है और उन्हें डराता है और बताने के लिए मजबूर करता है कि क्रैकन को कैसे हराया जा सकता है। विचेस बताती हैं मजबूरी में कि मेडुसा ही एक ऐसा जीव है जो किसी भी जीवित को मार सकता है। और फिर विचेस ये बताती हैं कि मेडुसा तुमको बतानी नदी के पार मिलेगी, पर इतना याद रखना कि अगर तुम वहां चले गए तो तुम्हारी नियत में मरना निश्चित है। उसके बाद जिन अपने नेता को छोड़कर और पर्सियस के समूह को छोड़ने का फैसला करते हैं और कुछ समय बाद ज़्यूस पर्सियस को मिलता है और उसे स्वर्ग में स्थान ऑफर करता है क्योंकि वो जानता है कि क्रैकन और हेडिस को हराया नहीं जा सकता। ज़्यूस चाहते हैं कि पर्सियस उनके साथ ओलंपस चले, पर पर्सियस उनकी ये ऑफर ठुकरा देता है। तब ज़्यूस पर्सियस को एक सोने का सिक्का देते हैं और बताते हैं यह बहुत महंगा है, जहां पर वो जा रहे हैं ये काम आएगा। कुछ देर बाद मॉन्स्टर हंटर्स उसे एक अपनी ढाल देते हैं और उसे बताते हैं कि हम भी जा रहे हैं। पर्सियस अभी भी बाकी लोगों को पाताल लोक की तरफ लीड कर रहा था। वहां पर पर्सियस उस सोने के सिक्के को यूज करते हैं किश्ती वाले को देकर, जो उन्हें इसके बदले नदी पार कराता है। तब आयो बताती है कि कैसे एथेना ने मेडुसा को श्राप दिया था
और कैसे पोसाइडन ने मेडुसा का फायदा उठाया। मेडुसा ने सोचा कि देवी उसे बचाएगी, लेकिन देवी एथेना ने उसके साथ बुरा किया। उसने ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी आदमी उसे पा ना सके। जो भी आदमी मेडुसा की तरफ देखेगा वो पूरी तरह से पत्थर बन जाएगा। और दूसरा, उस मंदिर में आदमी ही जा सकते हैं, इसलिए वो वहां पर उनकी सहायता के लिए जा नहीं सकती। मेडुसा के मंदिर में घुसने से पहले परसियस सभी सैनिकों को अपनी आंखें नीची करने के लिए कहता है, ताकि मेडुसा उन्हें पत्थर का ना बना सके। जल्दी उन पर मेडुसा का हमला होता है और वे अपने साथी सोलन को खो देते हैं। ड्रैको भी कमजोर हो जाता है क्योंकि उसे तीर लग गया था, और आयक्स और यूजबोस को आदेश देता है कि वो गार्डन के किनारों पर चले जाएं। लेकिन मेडुसा जल्दी ही आयक्स को पत्थर में बदल देती है और यूजबोस को भी वो ऐसा ही करती है। परसियस के पास इन सब का शोक मनाने का समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द मेडुसा को मारने का तरीका सोचना था। तब परसियस जिन को कहता है कि जैसे ही वो मेडुसा को डिस्ट्रैक्ट करके वहां पर लेकर आएगा तो वो मेडुसा को खत्म कर दे। मेडुसा के परसियस का पीछा करते वक्त जैसे ही जिन को मौका मिलता है मारने का तो मेडुसा बच जाती है। उसे जरा सी स्क्रैच आती है। अब मेडुसा जिन को पकड़ लेती है और उसे पत्थर में बनाने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, इसलिए वो अपनी कुंडली में उसे जकड़ लेती है। जिन्नों का लीडर अपने आप को खत्म करके मेडुसा को इंजर्ड कर लेता है ताकि परसियस को कुछ समय मिल सके, और ड्रैको पत्थर से मेडुसा को जमीन के साथ ही ट्रैप कर देता है, ये जानते हुए भी ये उसका बलिदान होगा। समय को वेस्ट ना करते हुए परसियस बैक साइड का इस्तेमाल करता है कि मेडुसा कहाँ पर है। अपनी आंखों को बंद करते हुए वो मेडुसा के सर को धड़ से अलग कर देता है। परसियस मेडुसा के सिर को लेकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, आयो को कैलिबस पीछे से मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस गुस्से में परसियस कैलिबस पर टूट पड़ता है और उसकी तलवार टूट जाती है। तो अंत में वो जियोस की तलवार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे हराकर उसी तलवार से मार देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा करते ही वो भयानक शरीर वाला आदमी नॉर्मल इंसान में बदल जाएगा। ऊंचाई से गिरने से पहले कैलिबस परसियस को कहता है, देवताओं की तरह मत बनना। इसके तुरंत बाद परसियस आयो के पास जाता है। आयो में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी होती है, इसलिए वो परसियस को कहती है कि अर्गोस को बचा लो इससे पहले कि देर हो जाए। आयो परसियस से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके गायब होते ही वहां पर पेगासस आ जाता है। वहां से चलने से पहले परसियस अपने सारे हथियार इकट्ठा करता है और उस अद्भुत प्राणी के ऊपर सवारी करते हुए अर्गोस की तरफ उड़ पड़ता है। इसी दौरान जियोस हेडिस को कहता है क्रैकन को आजाद करने के लिए, ताकि प्रोकोपियन लोगों का नेतृत्व करके राजकुमारी एंड्रोमेडा की बलि क्रैकन को दे सके। राजकुमारी खुद ही अपना आत्मसमर्पण करती है प्रोकोपियन को। राजकुमारी के हाथों को बांध दिया जाता है, लेकिन क्रैकन रुकता नहीं। वो शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। उधर दूसरी तरफ हेडिस अपना असली रंग दिखाता है। वो जियूस को बताता है कि वो ये सब अपने लिए कर रहा था, ना कि जियूस के लिए। हेडिस जियूस को उसके कार्यों का दोष देता है, जिसके कारण उसे पाताल लोक में जाना पड़ा। हेडिस उसको कहता है कि अब उसका राज्य समाप्त हुआ। उसी समय हेडिस चाहता है जैसे क्रैकन लोगों को मारता है वैसे ही जियूस तड़पने लगता है। और स्वर्ग के देवता बताते हैं कि अभी भी अर्गोस में एक आधा देवता है। इससे पहले कि क्रैकन सारे शहर को तबाह कर दे, परसियस वहां पर पहुंच जाता है उस शैतान को खत्म करने के लिए। यह देख हेडिस अपने क्रीचर्स को भेज देता है ताकि वो किसी भी तरह परसियस को रोक सके। इस समय परसियस अपना बैग खो देता है जिसमें मेडुसा का सर था। इधर परसियस पूरी कोशिश करता है मेडुसा के सर को वापस लेने की उन क्रीचर्स से। तभी वहां पर मॉन्स्टर हंटर भी आ जाते हैं परसियस की सहायता करने के लिए। इसके कुछ समय बाद परसियस जिस क्रीचर ने उससे मेडुसा का सिर छीना था उससे लड़कर उसे मारने में सफल हो जाता है। इससे पहले कि क्रैकन राजकुमारी एंड्रोमेडा को खत्म कर दे, बिना किसी देरी के परसियस उस बैग में से मेडुसा का सर निकालता है और क्रैकन की तरफ उसका फेस कर देता है। इस सब के कारण क्रैकन पत्थर में बदलने लगता है। यह सब देखकर प्रोकोपियन परसियस को मारने की कोशिश करता है, पर राजा कैफियोस उसे रोक देते हैं। पर गुस्से में प्रोकोपियन राजा को ही स्टैप कर देता है और यहाँ दोनों का ही अंत हो जाता है, क्रैकन के टूटते हुए पंजे के नीचे दबकर। इसी दौरान हेडिस परसियस को रोकता है एंड्रोमेडा को पानी में गिरने से बचाने से, और उसी समय हेडिस परसियस को कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो भी एक देवता है। और परसियस अपनी तलवार से हेडिस को पाताल लोक में वापस भेज देता है।
फिर पर्सियस तुरंत एंड्रोमेडा को बचा लेता है, जो उसे बताती है कि दोनों मिलकर आर्गोस पर राज करेंगे, यानी विवाह का प्रस्ताव रखती है। वहां से जाने से पहले पर्सियस उसके इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए उसे कहता है कि वो उसकी सेवा एक आम इंसान की तरह ही करेगा। काफी समय बाद जियोस पर्सियस के पास आता है और कहता है हेडिस जल्दी वापसी करेगा जैसे ही इंसान कमजोर हो जाएंगे। जियोस पर्सियस को ओलंपस में अपना स्थान लेने के लिए कहता है, पर पर्सियस उसके इस प्रस्ताव को दोबारा से ठुकरा देता है। तब जियोस अपनी शक्तियों से आयो को फिर से पैदा कर देता है और अपना आशीर्वाद पर्सियस को देता है। और ऐसा पहली बार होता है कि पर्सियस अपने पिता का तोहफा एक्सेप्ट कर लेता है। सो फ्रेंड्स, आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।